नमस्कार साथियों। आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे यानी फाइनल अकाउंट्स अंतिम खाते। पिछले लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जो भी व्यापार होता है उसमें जो ट्रांजैक्शन होते ही जनरल में सहायक बहियों में किस प्रकार से एंट्री की जाती है। उसके पश्चात खाता बही यानी लेजर में पोस्टिंग की जाती है। फिर अंक गणितीय शुद्धता की जांच करने हेतु यानी गणितीय शुद्धता की जांच करने हेतु ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता है। और फिर ट्रायल बैलेंस तैयार करने के पश्चात में संबंधित व्यापारी द्वारा अपने वित्तीय वर्ष के अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं। अब अंतिम खातों के द्वारा व्यापारी द्वारा ये देखा जाता है कि अमुक व्यापार में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, कितनी संपत्तियां विद्यमान है, कितने दायित्व विद्यमान है तथा कितनी कैपिटल व्यापार में विद्यमान है। उन चीज़ों को याद करने हेतु फाइनल अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आज पढ़ेंगे कि जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं उनमें कौन कौन से विवरण होते हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स में शामिल होता है। अब वो पढ़ेंगे कैसे बनाते हैं, क्यों बनाया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट होता है, P&L होता है, बैलेंस शीट होती है। फिर उसके बाद में पढ़ेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट का परफॉर्मा कौन सा होता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का परफॉर्मा क्या होता है, P&L अकाउंट्स का परफॉर्मा क्या होता है, बैलेंस शीट का परफॉर्मा क्या होता है, और COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्स क्या होती है, और लास्ट में P&L अकाउंट में नहीं दर्शाने वाली मदें कौन कौन सी होती है, उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखिए, व्यापारी द्वारा व्यापार से होने वाले व्यवहारों से लाभ हानि याद करने हेतु अंतिम खाते यानी वर्ष के अंत में तैयार किए जाते हैं। जो भी फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं व्यापारी द्वारा व्यापार के प्रॉफिट एंड लॉस याद करने हेतु फाइनेंस अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, और ये सामान्यतः वर्ष के अंत में ही तैयार किए जाते हैं। ये अंतिम खाते व्यापार में तलपट की सहायता से तैयार किए जाते हैं। जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं आपके, वे हमेशा ट्रायल बैलेंस की सहायता से तैयार किए जाते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि ट्रायल बैलेंस कैसे तैयार किया जाता है, उसके शेषों को योग विधि और शेष विधि से कैसे तैयार करते हैं। जो शेष विधि होती है उसका सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। तो शेष विधि के माध्यम से जिस अकाउंट का यानी जिस खाते का जो बैलेंस शेष रहता है, या डेबिट है या क्रेडिट है, उसको संबंधित मद अनुसार खाते में ट्रांसफर कर देते हैं। अब उनको देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए, इसमें 3 प्रकार के फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं, यानी इनको नए कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वित्तीय विवरण कहा जाता है, जिसमें से 3 प्रकार के मुख्य रूप से बनाए जाते हैं। फर्स्ट है आपका ट्रेडिंग अकाउंट एंड व्यापार खाता। अब व्यापार खाता क्यों बनाया जाता है? इसको बनाने के पीछे उद्देश्य होता है कि व्यापार में जो डायरेक्ट एंड प्रत्यक्ष खर्चे हुए हैं, ठीक है, उनको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाता है, ठीक है। उसके पश्चात में जो शेष होता है, अगर प्रॉफिट या लॉस है जो प्राप्त हो जाता है। अब देखेंगे शेष, अगर डेबिट शेष रहेगा तो क्या होगा, क्रेडिट शेष रहेगा तो लॉस होगा हानि होगा, वो देखेंगे नेक्स्ट में। नेक्स्ट बनाएंगे P&L अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ हानि खाता। अब P&L अकाउंट के माध्यम से जो व्यापार में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होते हैं उनको इसमें लिखा जाता है। अब P&L अकाउंट के माध्यम से नेट प्रॉफिट या लॉस प्राप्त होता है, यानी ट्रेडिंग अकाउंट से तो केवल सकल लाभ यानी ग्रोस प्रॉफिट या लॉस प्राप्त होता है, जबकि P&L अकाउंट के माध्यम से नेट प्रॉफिट या लॉस प्राप्त किया जाता है। फिर उसके पश्चात में एक निश्चित तिथि को, यानी बैलेंस शीट हमेशा निश्चित तिथि को बनाई जाती है। मान के चलो आपने 31 दिसंबर को बनाए, तो 31 दिसंबर के दिन व्यापार में कितनी संपत्तियां विद्यमान है, कितनी लायबिलिटीज है तथा कितनी कैपिटल विद्यमान है, इनको याद करने हेतु बैलेंस शीट तैयार की जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट में, इसमें एक नोट है, निर्माणी व्यवसाय की स्थिति में व्यापार खाता बनाने से पूर्व निर्माण खाता यानी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया जाता है। जो भी अब व्यापार या तो डायरेक्ट किसी फिनिश गुड्स को परचेज करके व्यापार करता है कोई व्यापारी, या कोई व्यापारी ऐसा व्यापारी है जो वस्तुओं का निर्माण भी करता है और उनको बेचने का कार्य भी करता है, तो इस स्थिति में जो उत्पाद है उसकी लागत याद करने हेतु व्यापारी द्वारा एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट यानी उत्पादन खाता तैयार किया जाता है, जिसके माध्यम से COGS याद प्राप्त हो जाता है। अब इसमें क्या रखा है, उपरोक्त जो 3 वित्तीय विवरण है उनको वित्तीय विवरण भी कहा जाता है, यानी ट्रेडिंग अकाउंट्स है आपका, P&L है, बैलेंस शीट है, इनको नए कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहा जाता है। अब फर्स्ट बात करते हैं व्यापार खाता की। व्यापार खाता क्यों बनाया जाता है, ये किस प्रकृति का होता है, इसमें कौन कौन से खर्चों को इंक्लूड करते हैं, ठीक है, और डेबिट पक्ष में कौन कौन सी मदें आती है, और CR पक्ष में कौन कौन सी मदें आती है, और COGS किस प्रकार से याद किया जाता है, और जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसका प्रारूप या परफॉर्मा किस प्रकार का होता है, वो देखते हैं, ठीक है। यानी जो ट्रेडिंग अकाउंट की बात करें तो यह आपका एक अवास्तविक यानी नॉमिनल अकाउंट्स होता है, यानी जो व्यापार खाता होता है, जैसा कि पढ़ चुके हैं पीछे वाले वीडियो में, लास्ट वीडियो में, कि जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो अवास्तविक या नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है। आपको पता है खाते कितने प्रकार के होते हैं, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब बात करें नेक्स्ट में, तो इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेज यानी प्रत्यक्ष व्यय है। अभी बात करें कौन कौन से डायरेक्ट व्यय होते हैं।
प्रत्यक्ष व्यय कौन कौन से होते हैं उनकी बात करेंगे। यानी इसमें प्रत्यक्ष व्ययों को ही शामिल किया जाता है जो माल को क्रय करके व्यापारी के गोदाम या स्थल तक लाने से रिलेवेंट या संबंधित होते हैं। यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेज उनको कहा जाता है जो माल को क्रय करके व्यापारी के गोदाम या जो उसका व्यापारी के स्थल होता है, पैलेस होता है, उस तक लाने से संबंधित जितने भी खर्चे होते हैं उनको डायरेक्ट एक्सपेंसेज कहा जाता है, यानी उनको प्रत्यक्ष व्यय कहा जाता है। अब इसमें एक COGS होता है, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अगर याद करना है, यानी जो आपने माल बेचा है उसकी लागत याद करने का सूत्र होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज। यानी ये सूत्र आपको ध्यान में रखना है साथियों। अगर आपको COGS याद करना हो तो इसका सूत्र होगा, यानी प्रारंभिक रहती है आपका कितना है, उसमें आपके जो शुद्ध क्रय किया है वो ऐड कर देंगे, उसके पश्चात में आपका जो अंतिम रहती है यानी क्लोजिंग स्टॉक है उसको माइनस करेंगे, उसके पश्चात में जो आपके प्रत्यक्ष व्यय हुए हैं उनको ऐड कर देंगे। इनको ऐड करने के पश्चात में जो राशि आती है वो आपकी COGS कहलाती है। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए यदि वर्ष का प्रारंभिक रहती है आपका 50,000 है, वर्ष के दौरान आपने नेट परचेज 4 लाख की है, तब वर्ष के अंत में आपका क्लोजिंग स्टॉक 30,000 है, तो बेचे गए माल की लागत 50,000 है। ठीक है, तो इस संबंध में क्या ये कह रखा है 4 लाख माइनस 30,000 कर देंगे, 4,20,000 रुपये आ जाएगी। यदि इस वर्ष में शुद्ध विक्रय आपका 6 लाख है तो सकल लाभ क्या होगा, यानी 6 लाख माइनस 420 कर देंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को उठा के तो 1,80,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें व्यापार खाते के प्रारूप को देखते हैं। तो देखिए इसमें 2 पक्ष होते हैं, एक तो होता है आपका डेबिट पक्ष, एक होता है क्रेडिट पक्ष, यानी DR और CR। ठीक है, अब इसमें खाता बनाने से पहले सर्वप्रथम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग लिख देंगे, जो भी आपका ईयर एंडिंग है वो इसमें आ जाएगा। इसमें DR पक्ष में आपका 2 कॉलम होते हैं, एक तो होता है पर्टिकुलर यानी विवरण, एक होता है अमाउंट, और CR में भी सेम होता है पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, अब इसमें सर्वप्रथम आपको DR की बात करें। अब DR साइड में साथियों ध्यान रखिए, जैसा कि पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जो डेबिट होता है खातों का रूल आपको याद होना चाहिए कि डेबिट में किस मद को डेबिट किया जाता है, वो CR कैसे किया जाता है। ठीक है, अब जितने भी व्यापार में डायरेक्ट एक्सपेंसेज होते हैं उनको ट्रेडिंग अकाउंट में यानी व्यापार खाते में डेबिट किया जाता है। क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। जबकि जितना भी आपका विक्रय होता है, ठीक है, उसको आप CR साइड में लिखेंगे। अब इसमें सर्वप्रथम आपका आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक आपका कितना है, उसमें अब पहले वीडियो में बात कर चुके थे कि जो अकाउंट्स बनाया जाता है उसमें 2 डेबिट साइड में लगाया जाता है, जबकि 22 CR साइड में लगाया जाता है। तो सर्वप्रथम इसमें 2 ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा, 2 परचेज आ जाएगा, परचेज में से आपने जो परचेज रिटर्न किया वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर उस राशि को माइनस करके जो शुद्ध राशि आती है उसको लिख देते हैं। अब इसमें लेस करेंगे और गुड्स यूज्ड एज, यानी आपने माल का किस प्रकार से प्रयोग किया, जैसे आपने कोई दान दिया है, चैरिटी दी है, आहरण किया है, ड्राइविंग्स की है, डोनेशन दिया है यानी चंदा दिया है, लॉस बाय फायर थेफ्ट यानी आपका माल आग से या चोरी से नुकसान हो चुका है, फ्री सैंपल या नमूने के रूप में आपने कोई माल बांटा है ग्राहकों में, तो उसको माइनस कर देंगे, यानी माल की जो राशि है उसमें से माइनस कर देंगे, शुद्ध राशि यहाँ लिख देंगे। उसके पश्चात में अब आ जाएंगे आपके प्रत्यक्ष व्यय। प्रत्यक्ष व्यय में साथ में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो व्यापार खाता होता है उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेज को ही इंक्लूड किया जाता है, यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज को P&L अकाउंट में शामिल करेंगे, जबकि आपके जो प्रत्यक्ष व्यय हैं उनमें व्यापार खाते में शामिल करेंगे उनको। अब इसमें नेक्स्ट है आपकी डायरेक्ट एक्सपेंसेज की बात करें तो वेजेज एंड वेज ऑन परचेज, आपने जो मजदूरी चुकाई है या जो क्रय करने पर जो मजदूरी हुई है उसको ऐड कर देंगे, यानी उसकी राशि को लिख देंगे। वेजेज एंड सैलरी, आपकी जो मजदूरी है या कोई वेतन है वो इसमें राशि आ जाएगी। कैरेज इनवार्ड यानी आगत पर जो भाड़ा लगा है वो इसमें ऐड हो जाएगा। इनवार्ड एक्सपेंसेज यानी आपके जो आगम पर जो खर्चे हुए हैं उनको ऐड कर देंगे। कस्टम ड्यूटी लगी है वो राशि आ जाएगी, इम्पोर्ट ड्यूटी लगी है वो आ जाएगी। फ्राइट ऑन परचेज यानी जो किराया लगा है क्रय पर वो आ जाएगा। रेलवे का कोई खर्चा लगा है वो आ जाएगा। डॉक चार्जेज, बंदरगाह के चार्जेज आ जाएंगे। ब्रोकरेज एंड कमीशन आ जाएगा। ठीक है, ब्रोकरेज एंड कमीशन ऑन परचेज। ठीक है, कार्टेज ऑन परचेज, रॉयल्टी ऑन परचेज, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेज, इनके अलावा जितने प्रकार के प्रत्यक्ष व्यय हैं उनको इसमें DR साइड में शामिल कर देंगे। अब CR की बात करें तो CR साइड में आपका बाय सेल्स आ जाएगा, आपने कितनी बिक्री की है उसमें आपको डिवाइडेड करना है, कैश में आपने कितनी की है और क्रेडिट यानी उधार में आपने कितनी बिक्री की है उसकी राशि आ जाएगी। ठीक है, दोनों राशियों में टोटल कर देंगे। फिर उसमें से सेल्स रिटर्न को माइनस कर देंगे, यानी आपने जो सेल्स रिटर्न किया है, विक्रय वापसी की है, अब विक्रय वापसी माल में या तो किसी प्रकार की तकनीकी खामी हो या माल आदेश के अनुसार नहीं हो, ठीक है, जो भी कारण हो उस कारण से माल को रिटर्न कर दिया जाता है। अब उसके पश्चात में जो आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो बाय क्लोजिंग स्टॉक लिख देंगे। ठीक है, अब जो दोनों पक्षों का ये तो आपकी मदें आ गई।
अब इन मदों में आपको विशेष रूप से एक ध्यान रखना साथियों कि वेजेज एंड सैलरी होती है। अगर आपको वेजेज एंड सैलरी क्वेश्चन में दे रखी है, पहले वेजेज आए फिर बाद में सैलरी आए, तो वो निर्माण खाते से संबंधित होती है। जबकि इसका विपरीत हो, यानी सैलरी एंड वेजेज, यानी सैलरी एंड वेजेज आए, पहले सैलरी आए तथा वेजेज आए, तो वो पिंडल अकाउंट में शामिल होती है। यानी सैलरी एंड वेजेज तो आपका एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होता है, जबकि वेजेज एंड सैलरी आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेज होता है, जिसको निर्माण खाता या ट्रेडिंग अकाउंट में शामिल करते हैं। ठीक है, अब आपने ये प्रारूप बना लिया ट्रेडिंग अकाउंट का, राशि लिख दी। अब इसके पश्चात में आपको देखना होता है कि डीआर और सीआर का योग लगाना होता है। जिस पक्ष का योग ज़्यादा है वो कम है, वो उनका एडजस्टमेंट या पेंडल यानी ग्रोस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। मान के चलो आपकी डेबिट साइड की राशि 50,000 है, ठीक है, और आपका सीआर साइड की राशि आपकी 45,000 है, ठीक है। तो सीआर साइड की राशि कम है, तो इससे ये साबित होता है, क्या होता है कि आपको 5,000 रुपये का लॉस हुआ है। तो लॉस को आप बाई ग्रोस लॉस लिख के सीआर साइड में जो राशि आई है लॉस की वो लिख देंगे, ठीक है। और अगर इसके विपरीत होता है, आपके मान के चलो आपका सीआर साइड का पक्ष 50,000 का योग दर्शा रहा है इन मदों को लिखने के पश्चात में, तथा डीआर साइड का आपको 45,000 का दर्शा रहा है, तो इससे साबित होता है कि आपका जो खर्चा है 45,000 का हुआ है और आपने सेल्स आपने 50,000 की है, ठीक है। तो इस संबंध में ये प्रतीत होता है कि आपको 5,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। और प्रॉफिट की राशि के लिए आपको डीआर साइड में, यानी अगर आपको लॉस होता है तो सीआर साइड में उसकी एंट्री करेंगे, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में। और अगर आपको प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट की एंट्री आप टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करेंगे, जो आपको प्रॉफिट हुआ है वो राशि लिख देंगे, ठीक है। फिर ग्रोस लास्ट में कर देंगे, ग्रोस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पेंडल अकाउंट में कर देंगे, जो राशि आई उसको पेंडल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे ग्रोस प्रॉफिट को। और इसी तरीके से आपके जो ग्रोस लॉस हुआ है उस ग्रोस लॉस को आप पेंडल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ये तो हो गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट। अब नेक्स्ट बात करें, इसमें एक नोट दे रखा है, यदि क्लोजिंग स्टॉक आपके तलपट में इंक्लूड किया गया है या शामिल है तो इसे केवल बैलेंस शीट के संपत्ति पक्ष में दिखाई जाएगा, व्यापार खाते के क्रेडिट पक्ष में नहीं। साथ में विशेष रूप से ध्यान रखना आपको, अगर आपका जो अंतिम स्टॉक है अगर वो ट्रायल बैलेंस में शामिल है तो आप इसको ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं ले जाना होगा आपको, आप डायरेक्ट ही इसको बैलेंस शीट में दर्शाएंगे, ठीक है, इसमें दर्शाएंगे बैलेंस शीट में। इसमें अगला नोट है, यदि सीआर पक्ष का योग डीआर से अधिक है तो सकल लाभ होगा, जैसा कि भी बात कर चुके हैं, तथा इसके विपरीत होने पर सकल हानि होगी। नेक्स्ट नोट आपका, इस सकल लाभ हानि को पी&एल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जैसा कि भी बात कर चुके हैं, जो भी आपका सकल लाभ या हानि होती है उसको पी&एल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। अब सकल लाभ होने पे क्या होगा, सकल लाभ होगा तो पी&एल अकाउंट के सीआर में ट्रांसफर करेंगे, अगर सकल हानि हो रही है यानी ग्रोस लॉस हो रहा है तो पी&एल अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं निर्माण खाता की, यानी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या होता है। देखिए पहले भी बात कर चुके हैं, आपको पुनः बताता हूँ कि जो निर्माण खाता होता है वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो निर्माण से संबंधित व्यवसाय यानी वस्तुओं का उत्पादन जो व्यापार करता है उसके द्वारा ये खाता भी तैयार किया जाता है। यानी जो अगर कोई निर्मित माल का कोई व्यापार करता है कोई व्यापारी, तो उसके द्वारा केवल ट्रेडिंग अकाउंट और पी&एल तथा बैलेंस शीट तैयार की जाती है अंतिम खाता के रूप में। लेकिन जो व्यापारी वस्तुओं का उत्पादन करता है तो उस संबंध में उसको एक ट्रेडिंग अकाउंट के अलावा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी तैयार करना होता है। क्या करना होता है, निर्माण खाता भी तैयार करना होता है। उसके माध्यम से व्यापारी को ये पता लग जाता है कि जो उसने वस्तुओं का उत्पादन किया है, प्रोडक्शन किया है, जितनी यूनिट उसने बनाई है, उसको उन यूनिटों पर कितने रुपए की लागत उसमें लगी है, यानी जो वस्तुओं का निर्माण करने में उसको कितनी लागत लगी है उसको याद करने हेतु मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट तैयार किया जाता है, ठीक है। इसको देखते हैं, जो संस्था तैयार माल का क्रय विक्रय करने की बजाय कच्चे माल से तैयार माल का निर्माण या उत्पादन करती है और इस स्वयं के द्वारा निर्मित तैयार माल का विक्रय करती है, वह यह जानकारी प्राप्त करना चाहती है कि लेखा वर्ष के दौरान जो उत्पादन किया गया है उसकी उत्पादन लागत क्या है, जैसा कि अभी पढ़ चुके हैं। इसके लिए निर्माण खाता बनाया जाता है, यानी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट तैयार किया जाता है, जो कि व्यापार खाते का ही एक प्रारूप या भाग होता है। निर्माण खाते से याद की गई तैयार माल की उत्पादन लागत को व्यापार खाते के डेबिट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यानी जो भी आप निर्माण खाता बना रहे हैं, अगर आप वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, जो लागत आती है आपकी निर्माण करने में वस्तुओं की, उस राशि को आप ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट पक्ष में ट्रांसफर कर देते हैं। अब इसके प्रारूप को देखते हैं, यानी आपका जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है उसका प्रारूप प्रोफार्मा क्या है, सेम प्रोफार्मा है, इसमें कोई ज़्यादा वेरिएंस नहीं है। अब इसमें दो पक्ष होते हैं, जैसा कि ट्रेडिंग में होता है, डेबिट होता है, एक होता है आपको क्रेडिट होता है, यानी डीआर और सीआर होता है। जिसमें डीआर साइड की बात करें तो पर्टिकुलर अमाउंट आ जाएगा और सीआर साइड की बात करें तो पर्टिकुलर अमाउंट आ जाएगा। उसमें
अगर डीआर साइड में किसी खाते की एंट्री करेंगे तो उसमें 2 लगाएंगे सबसे पहले, और सीआर साइड में बाय लगाएंगे, जैसा कि पढ़ चुके हैं। अब इसमें सर्वप्रथम मद आएगी आपकी ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, यानी जो आपका जो प्रारंभिक रहती है जिसका उत्पादन कार्य प्रगति पर है, यानी वर्क इन प्रोग्रेस है, यानी एक तरीके से अर्धनिर्मित माल है, उसकी राशि आ जाएगी। ठीक है, उसके पश्चात में टू मटेरियल कंज्यूम कर देंगे, जिसमें ओपनिंग स्टॉक कितना है आपका, उसमें से ऐड परचेज कर देंगे, फिर लेस परचेज रिटर्न कर देंगे। ठीक है, फिर उसमें से लेस कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक कर देंगे, जो राशि आती है इनको घटाने के पश्चात में वो राशि नेट अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे। उसके पश्चात में लिख देंगे डीआर साइड में 2 वेजेज है, तो कैरेज इनवर्ड आपका खर्चा हुआ जो भी है वो लिख देंगे। कैरेज ऑन परचेज पे जो भी खर्चा हुआ है परचेज पर आपका वो लिख दिया जाएगा। 2 प्रोडक्टिव मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज आपके कितने हुए हैं, यानी उत्पादन पर आपके कौन कौन से खर्चे हुए हैं वो इसमें अमाउंट आ जाएगी। कार्टेज की अमाउंट आ जाएगी। सैलरी ऑन फैक्ट्री वॉचमैन, यानी आप अपने वॉचमैन को कितनी सैलरी दी है वो इसमें आ जाएगी। कस्टम ड्यूटी कितना लगा वो राशि आ जाएगी। एक्साइज ड्यूटी की आ जाएगी। मोटिव पावर की आ जाएगी, यानी ईंधन शक्ति की राशि इसमें आ जाएगी। इंपोर्ट ड्यूटी एंड आयात शुल्क आपका लगा जो राशि आ जाएगी। डॉक ड्यूज आ जाएगी। फैक्ट्री के जो खर्चे हुए हैं वो इसमें आ जाएंगे। फैक्ट्री रेंट आ जाएगा। फैक्ट्री रिपेयर्स आ जाएगा, यानी फैक्ट्री में अपनी मशीनों को कितना रिपेयरिंग पे खर्चा किया वो आ जाएगा। फैक्ट्री का फ्यूल है, ऑयल है, वाटर एंड पावर इसमें शामिल हो जाएगा। फैक्ट्री का इंश्योरेंस किया है तो वो इसमें शामिल हो जाएगा। और आपका एक महत्वपूर्ण है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, जो आपने डेप्रिसिएशन अकाउंट में पढ़ चुके हैं। जो मूल्यह्रास लगाया जाता है, जो प्लांट और मशीनरी पर लगाया जाता है, उसकी राशि इसमें आ जाएगी। कंज्यूमर स्टोर्स आपका कितना है उस राशि आ जाएगी। और अदर प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस आपके कितने हुए हैं वो राशि इसमें आ जाएगी। ये तो होगी डीआर साइड की बात। अब बात करें सीआर साइड की, तो सीआर साइड में आ जाएगा आपका बाय सेल ऑफ डिफेक्टिव मटेरियल। आपने जो स्क्रैप सामग्री है, डिफेक्टिव मटेरियल है, उसकी राशि आ जाएगी। जो बेचने पर आपको राशि प्राप्त हुई है वो आ जाएगी। बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, यानी जो अर्धनिर्मित माल है उसका अंतिम स्टॉक कितना वो राशि इसमें आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें जो डीआर साइड का योग है, मान के चलो आपका 1 लाख रुपया आ गया। क्या आ गया? 1 लाख रुपया आ गया। अब इसमें आपका सीआर साइड की बात करें, सीआर का अगर आपका 80,000 का बैलेंस आता है तो उसमें से 1 लाख में से 80,000 माइनस कर देंगे तो 20,000 रुपये आ गया। तो आपका जो बाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग अकाउंट जो राशि आएगी 20,000 रुपये की, आपकी जो लागत लगी है वो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब इसमें एक स्टार देर का नोट देर का है। अब इसमें निर्माण खाते के जमा पक्ष में भी लिखा जा सकता है, इसी दशा में यहाँ घटाने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए यहाँ पे एक क्लोजिंग स्टॉक देर का है, इसमें 2 सिस्टम है। अगर इसको आप सीआर साइड में लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक को, तो यहाँ पे डीआर साइड में इसको घटाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे इसकी एंट्री की कोई आवश्यकता नहीं होगी अगर आप सीआर साइड में क्लोजिंग स्टॉक को लिखते हैं। अगर आप क्लोजिंग स्टॉक को सीआर साइड में नहीं लिखते हैं तो आपको डेबिट में लिख के उसको माइनस करना होगा। ठीक है, ये तो हो गई आपकी प्रोडक्शन लागत। अब आप निर्माण खाता बनाने के पश्चात में व्यापार खाता किस तरीके से तैयार करते हैं उसका प्रारूप देखते हैं। अब इसका प्रारूप है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। आपकी डेट आ जाएगी, उसमें डीआर सीआर आ जाएगा, पर्टिकुलर अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें सर्वप्रथम आएगी आपकी डीआर साइड की बात करें तो टू स्टॉक फिनिश गुड्स, यानी आपका जो निर्मित माल है, यानी माल 3 प्रकार का होता है, यानी कच्चा माल होता है, एक होता है अर्धनिर्मित माल, यानी जिसकी प्रोग्रेस चल रही है उसको फिनिश गुड्स में चेंज करने हेतु। ठीक है, एक होता है आपका फिनिश गुड्स, यानी जब परिपक्व यानी पूर्ण रूप से जो माल आपका तैयार हो जाता है वो फिनिश गुड्स कहलाता है। ठीक है, इसमें डीआर साइड में नेक्स्ट आपकी आएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी, यानी कॉस्ट की अपनी लागत कितनी लगी वो आ जाएगी। ठीक है, अब सीआर साइड की बात करें तो सेल्स आ जाएगा। अब सेल्स में से आप जो सेल्स रिटर्न किया वो माइनस हो जाएगा। बाय स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का योग कर लेंगे। अगर आपका योग डीआर साइड का योग ज़्यादा आ रहा है तो आपको एक तरीके से लॉस होगा। क्या होगा? ग्रोस लॉस होगा। और अगर सीआर साइड का योग ज़्यादा आ रहा है तो आपको एक तरीके से ग्रोस प्रॉफिट होगा। उसके अकॉर्डिंग आप उस राशि को ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस को पी&एल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। नेक्स्ट बात करें, निर्माणी संस्थाओं के व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में तैयार माल का आरंभिक रहतिया तथा वर्ष के दौरान निर्मित माल के उत्पादन लागत दिखाई जाती है, जबकि क्रेडिट पक्ष में शुद्ध विक्रेता तैयार माल का अंतिम रहतिया दिखाया जाता है, जैसा कि प्रारूप में पढ़ चुके हैं। अगर इसमें किस प्रकार से प्रॉफिट होगा, किस प्रकार से लॉस होगा वो देखते हैं। अगर क्रेडिट पक्ष का योग डेबिट पक्ष के योग से अधिक है तो अधिक के सकल लाभ होगा, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। और विपरीत स्थिति में सकल हानि होगी, यानी आपका डीआर पक्ष ज़्यादा है, सीआर कम है, तो आपको ग्रोस लॉस हो जाएगा। और जो राशि आती है उसको पी&एल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जो भी आपकी सकल हानि होती है, सकल लाभ होता है, वो पी&एल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। साथियों ध्यान रखें, यानी व्यापार खाते से केवल सकल लाभ प्राप्त किया जाता है, इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस को इंक्लूड करते हैं। शुद्ध लाभ हेतु आपको पी&एल अकाउंट तैयार करना होता है। ठीक है, पी&एल अकाउंट में इनडायरेक्ट मदों को शामिल किया जाता है, यानी जो आपके इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष व्यय होते हैं उनको शामिल इसमें किया जाता है। इसमें नेक्स्ट बात करें,
यदि संस्था तैयार माल का उत्पादन एवं बिक्री दोनों का कार्य करती है तो वह निर्मित माल की उत्पादन लागत याद करने हेतु निर्माण खाता तथा तैयार माल के बिक्री पर सकल लाभ या हानि याद करने हेतु व्यापार खाता तैयार करती है। यानी जैसे इसमें ये कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी संस्था है अगर किसी वस्तु का उत्पादन करती है कच्चे माल के रूप में, फिर उसको निर्मित माल में ट्रांसफर करेगी, फिर फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करेगी, तो उस संबंध में जो उत्पादन की लागत याद करने हेतु सर्वप्रथम उसके द्वारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट तैयार किया जाता है। फिर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के बैलेंस को ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है, डेबिट साइड में। फिर सकल लाभ या हानि याद करने हेतु जो बिक्री किया जाता है उस बिक्री की राशि याद करने या सकल या लाभ हानि याद करने हेतु ट्रेडिंग अकाउंट तैयार किया जाता है। ऐसी स्थिति में व्ययों को व्यापार खाते के डेबिट में करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये वे निर्माण खाते में पहले डेबिट किए जा चुके होते हैं। यानी जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जिसके द्वारा बनाया जाता है उस समय में जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उनका लेखा पहले ही मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में कर लिया जाता है। फिर जो भी खर्चे होते हैं उनको जो व्यापार खाता होता है उसमें डेबिट करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये पहले ही डेबिट हो चुके होते हैं। परंतु यदि संस्था केवल तैयार माल का क्रय विक्रय करती है तो वह सकल लाभ या हानि याद करने हेतु व्यापार खाता तैयार करती है। परंतु यदि संस्था केवल तैयार माल का क्रय विक्रय करती है तो वह सकल लाभ या हानि याद करने हेतु केवल व्यापार खाता ही बनाती है। इसके डेबिट पक्ष में तैयार माल का आरंभिक स्टॉक, शुद्ध क्रय तथा प्रत्यक्ष व्यय जैसे खरीदे गए माल की लागत या व्यापार स्थल तक लाने के जितने भी डायरेक्ट खर्चे होते हैं यानी प्रत्यक्ष व्यय होते हैं उनका लेखा डेबिट साइड में किया जाता है। ऐसी स्थिति में यदि प्रश्न में कारखाने में होने वाले खर्चे दिए गए हों, जैसे संयंत्र है, मशीन पर हाथ है, निरीक्षकों का वेतन है, तो इन्हें पेंडल अकाउंट में दिखाया जाता है, ना कि ट्रेडिंग अकाउंट में। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट बात करें पेंडल अकाउंट की। ये ऊपर बात कर चुके हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट किस लिए बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है और इससे क्या चीज़ याद की जाती है, और ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाया जाता है, और व्यापार खाते में डीआर में कौन कौन सी मदें आएगी और सीआर में कौन कौन सी मदें आएगी। व्यापार खाते से हमेशा शुद्ध लाभ हानि प्राप्त नहीं होता, केवल सकल लाभ या हानि प्राप्त होता है, और उस राशि को किस प्रकार से पेंडल में ट्रांसफर करते हैं वे उसके बारे में विस्तार से बढ़ चुके हैं। अब बात करेंगे लाभ हानि खाते की। देखिए जो आपका लाभ हानि खाता होता है वो भी एक तरीके से अवास्तविक या नाम मात्र यानी नॉमिनल अकाउंट प्रकृति का खाता होता है। इस खाते से व्यवसाय के शुद्ध लाभ अथवा हानि की जानकारी प्राप्त की जाती है। इसके लिए सर्वप्रथम व्यापार खाते द्वारा सकल लाभ या हानि को इस खाते में ट्रांसफर किया जाता है। सकल लाभ को इस खाते के क्रेडिट पक्ष में दर्शाते हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि जो भी सकल आपका प्रॉफिट होगा उसको पेंडल अकाउंट के सीआर में दर्शाएंगे, और अगर किसी प्रकार की सकल हानि होती है तो उसको पेंडल अकाउंट के डेबिट में दर्शाएंगे। तत्पश्चात समस्त अप्रत्यक्ष व्यय, सत्य ध्यान रखिए कि पेंडल अकाउंट में हमेशा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं, ना कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तत्पश्चात समस्त अप्रत्यक्ष व्ययों तथा हानियों को इस खाते के डेबिट पक्ष में तथा माल के बिक्री के अतिरिक्त अन्य आयों एवं लाभों को इस खाते के सीआर पक्ष में दिखाया जाता है। यानी जो माल के बिक्री के अतिरिक्त जो अन्य इनकम होती है वो प्रॉफिट होते हैं उनको सीआर पक्ष में दिखाते हैं पेंडल अकाउंट के। अंत में दोनों पक्षों को योगों की तुलना करके शुद्ध लाभ या हानि का निर्धारण किया जाता है। अब इसमें अगर सीआर पक्ष का योग अधिक होगा तो स्वाभाविक है कि आपको शुद्ध प्रॉफिट होगा, और इसके विपरीत होने पर आपको शुद्ध हानि होगी, और जो शुद्ध या लाभ हानि होती है उसको उसके बैलेंस को आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। लास्ट में क्या करते हैं, जो आपको शुद्ध लाभ या हानि प्राप्त हुई है उस बैलेंस को या शेष को आप पेंडल अकाउंट से कैपिटल अकाउंट एंड पूंजी खाते में ट्रांसफर कर देते हैं। अगर आपको शुद्ध प्रॉफिट हुआ है तो आप कैपिटल में उस राशि को ऐड कर देंगे, और अगर आपको शुद्ध लॉस हुआ है तो कैपिटल में से जो लॉस हुआ है उस राशि को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थ्योरेटिकल रूप में पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट में पेंडल अकाउंट का प्रारूप क्या होता है और किस प्रकार से उसमें ट्रीटमेंट किया जाता है वो आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।